नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार अपना अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े पद के लिए होने जा रहे चुनाव में वेंकैया नायडू की उम्मीदवारी के ऐलान से यह साफ हो गया है कि गांधी के पोते का मुकाबला संघ के सिपाही से है। एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू और यूपीए के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी उपराष्ट्रपति के चुनाव में आमने सामने हैं। वेंकैया नायडू सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरेंगे, जबकि गोपाल कृष्ण गांधी सुबह 11:15 बजे नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। आंकड़ों के लिहाज से वेंकैया नायडू की जीत तय मानी जा रही है। देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के वेंकैया नायडू और यूपीए के गोपाल कृष्ण गांधी आमने सामने होंगे। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरेंगे, जबकि गोपाल कृष्ण गांधी सुबह 11:45 पर नामांकन भरेंगे। वेंकैया नायडू 2 नामांकन पत्रों का सेट भरेंगे। पहले सेट में प्रस्तावक के तौर पर पीएम मोदी और अनुमोदक के तौर पर राजनाथ सिंह के हस्ताक्षर है। दूसरे सेट में प्रस्तावक के तौर पर अरुण जेटली और अनुमोदक के तौर पर सुषमा स्वराज के हस्ताक्षर है। मैं वेंकैया नायडू गारू को सालों से जानता हूं। उनकी कड़ी मेहनत और तपस्या हमेशा पसंद करता रहा हूं। उपराष्ट्रपति पद के लिए वे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। एक किसान के बेटे वेंकैया नायडू के पास सार्वजनिक जीवन का सालों का अनुभव है और समूचे राजनीतिक जगत में सराहे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही सोमवार शाम एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के नाम का ऐलान किया गया। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वेंकैया को मीडिया के सामने लेकर आए। वेंकैया नायडू जी अक्रॉस द पार्टी लाइन देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। इसलिए पूरे एनडीए के दलों ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम को चयनित किया है। जो भी नजदीक से जानता है वेंकैया जी को, स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ही अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने दायित्व निभाया है। आंकड़ों के हिसाब से वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने में कोई दिक्कत पेश नहीं आने वाली है। उपराष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सांसदों को मिलाकर निर्वाचक कॉलेज में कुल 790 सदस्य हैं। वेंकैया नायडू को एनडीए के 425 सांसदों के साथ साथ एआईएडीएमके के 50, बीजेपी और टीआरएस समेत अन्य दल के 51 वोट भी वेंकैया के साथ आ सकते हैं। ऐसे में वेंकैया नायडू को जीत के लिए जरूरी 396 वोट से काफी ज्यादा 526 वोट मिलते दिख रहे हैं। वेंकैया नायडू का मुकाबला 18 विपक्षी दलों के उम्मीदवार और महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी से है, लेकिन उन्हें लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। शिवसेना ने गोपाल कृष्ण गांधी पर सवाल उठाया है और कहा है कि 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब की फांसी रुकवाने की कोशिश गोपाल कृष्ण गांधी ने की थी और इसके लिए राष्ट्रपति को लेटर भी लिखा था। ऐसे याकूब मेमन की फांसी रोकने की कोशिश गोपाल कृष्ण गांधी ने की थी। ऐसे व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पर बिठाना, मैं मानता हूं, ये देश के खिलाफ विचारधारा है। वो गांधीवादी हैं, हिंसा के खिलाफ है। जो व्यक्ति हिंसा के खिलाफ है वो सजाए मौत के भी खिलाफ होता है, चाहे कोई भी हो। उसको गलत ढंग से पेश करना शर्म की बात है। आपको बता दें कि वेंकैया दक्षिण भारत के बीजेपी के बड़े नेता है। 68 साल के नायडू 48 साल से राजनीति में है। 1969 में एबीवीपी नेता के तौर पर सियासत में एंट्री की। जेपी आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत में अहम चेहरा रहे। 1978 में पहली बार आंध्र विधानसभा के लिए चुने गए। 1988 से लेकर 1993 तक आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 1993 से 2000 तक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 1998 से लगातार राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हैं। वाजपेयी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बने। 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मोदी सरकार में शहरी विकास और सूचना प्रसारण मंत्री। लॉ की पढ़ाई कर चुके वेंकैया पेशे से किसान हैं। नेल्लोर के चावटपलेई
में कम्मा परिवार में उनका जन्म हुआ था। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव 5 अगस्त को होंगे और नतीजा भी इसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वेंकैया नायडू की जीत के साथ बीजेपी दक्षिण में अपना आधार मजबूत करना चाहती है। तो अब से थोड़ी देर बाद ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसी पर ही बात करने के लिए विजय चौक से इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं आनंद का। आनंद, 11 बजने में थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, तो कितने देर में वेंकैया नायडू पहुंचने वाले हैं नामांकन के लिए? जी देखिए, आज सुबह वेंकैया नायडू ने एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जो कि पार्टी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल है, उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद वेंकैया नायडू ने बाकी जो दूसरी पार्टी जैसे कि वाईएसआर कांग्रेस के जो नेता उनसे भी मुलाकात की। उसके साथ साथ उनके घर पर जो अलग अलग राज्यों के सांसद हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो लिहाजा उन सबको मिल रहे हैं, उन सबको शुक्रिया करेंगे। इन सब ने अपना सपोर्ट वेंकैया नायडू को देने का ऐलान किया है और उसके बाद वेंकैया नायडू थोड़ी देर में संसद भवन पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और साथ ही साथ एनडीए के जो बड़े नेता और मंत्री हैं उनकी मौजूदगी में वेंकैया नायडू करीब 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और ये आपको बता दें कि नामांकन पत्रों के 2 सेट दाखिल किए जाएंगे वेंकैया नायडू की तरफ से, जिसमें पहले सेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रपोजर के तौर पे और यानी कि प्रस्तावक के तौर पे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे खुद राजनाथ सिंह सेकेंडर के तौर पे। वहीं दूसरा जो नॉमिनेशन पत्र होगा उस पर अरुण जेटली प्रस्तावक और वह सुषमा स्वराज बतौर उसकी सेकेंडर उस पर साइन करके दाखिल किए जाएंगे। जी आनंद, ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता है वो भी मौजूद रहेंगे, लेकिन एनडीए की तरफ से और कौन कौन से नेता होंगे जो मौजूद रहेंगे? जी देखिए, एनडीए के में जितने भी दल शामिल है सभी दलों के बड़े नेता और मंत्री इस मौके पे मौजूद रहेंगे। जैसे एलजेपी से रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम जो एनडीए के दल हैं वो सब इस मौके पे शामिल रहेंगे। कोशिश ये है कि इस मौके को एक एकजुटता के तौर पर दिखाने के लिए और जिस तरह से विपक्ष में फूट पड़ी है उसको भी दिखाने के लिए कि जहाँ एक तो सत्ता पक्ष और एनडीए एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में फूट पड़ी हुई है। जैसे कि राष्ट्रीय चुनाव के दौरान हमने देखा था, इसको एक बड़े ओकेजन के तौर पर एनडीए ने दिखाया था। वैसे ही कुछ कोशिश उपराष्ट्रपति के पद के लिए जब वेंकैया नायडू नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जाएंगे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के पास, तो वहां भी कोशिश ये रहेगी दिखाने के लिए कि पूरा एनडीए का कुनबा एकजुट है और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं है। आनंद, अब हमारे साथ बने रहिए, हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह से। एनके सिंह जी, जिस तरह से वेंकैया नायडू का नाम सामने आया तो बीजेपी इसके जरिए क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या वो इसके जरिए दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है? और साथ ही क्या रणनीति जो है ये 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है उसके तहत ही किया जा रहा है? नहीं, 19 सब कुछ जो किया जा रहा है इस समय वो 2019 के चुनाव के तहत ही किया जा रहा है, उसी को मद्देनजर रख के। लेकिन ये फॉर्मुलेशन गलत है कि सिर्फ दक्षिण को लेके, दक्षिण में वाइस प्रेसिडेंट होने से दक्षिण मजबूत होगा, ऐसा कोई मैसेज नहीं जाता है। बल्कि दूसरा मैसेज है, राज्यसभा इस समय मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तमाम बिल्स रुके पड़े थे। वेंकैया नायडू को मैं करीब 2 दशक से जानता हूं, 2 दशक से मैं पत्रकार के रूप में इंटरेक्ट करता रहा हूं। क्राइसिस मैनेजर बीजेपी में इससे बड़ा मुझे कोई नजर नहीं आया। ऐसे ओकेजन्स आए जब बिहार में सुशील मोदी के खिलाफ एक विद्रोह हो गया था, वेंकैया नायडू ने जितनी खूबसूरती से उसको मैनेज किया, इसी तरह तमाम ऐसे केसेस हैं जिसमें पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, अभी तक अगर आप गौर करें तो वेंकैया नायडू पिछले 12 साल से, बल्कि 10 साल से और ज्यादा एक्टिवली साउथ इंडिया के तमिलनाडु और कर्नाटक में एक्टिव है, आंध्र प्रदेश में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे। और अच्छा खासा सपोर्ट बेस आपने देखा कि कर्नाटक में और तमिलनाडु में मिला। तो इसलिए बेहतर तो यह होता कि उनको छोड़ दिया जाता उधर के लिए, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी जरूरत थी वो थी कि हम राज्यसभा को मैनेज कैसे करें। और वेंकैया ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट बीजेपी में कोई दूसरा नहीं है। एक चीज और भी है कि आप गौर करें, जिस तरह आपने आंकड़े दिए वो आंकड़े साफ दिखाई देते हैं कि जो यूपीए के घटक दल हैं, एक बड़ा चंक उससे वेंकैया के साथ होने जा रहा है, उनके फेवर में सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि राज्यसभा में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाले दिनों में नहीं होगी। ये वेंकैया के व्यक्तित्व का कमाल है कि वेंकैया को लेके काफी बड़ा यूपीए का जो घटक दल है वो वेंकैया के साथ होने जा रहे हैं, और यही वजह है कि राज्यसभा में उनको लाने का फैसला किया गया है। चलिए अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गांधी की, जो कि यूपीए के उम्मीदवार हैं। उनको लेकर वैसे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन शिवसेना ने जो मुद्दा उठा दिया है याकूब मेनन को लेकर, वो मुद्दा क्या आपको लगता है कि
इस तरह से एक नैतिक तौर पे यूपीए को इस तरह के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना चाहिए था। टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, उनके खिलाफ कोई ऐसा विवाद भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ मामला नहीं है, लेकिन नैतिक तौर पर अगर देखा जाए कि एक आतंकवादी के लिए फांसी की सजा माफ कराने के लिए कोई पत्र भेजता हो, उसको आप एक संवैधानिक पद पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक परसेप्शन में आप लेंगे तो बहुत नेगेटिव गया है। ये एक अच्छा सा मुद्दा शिवसेना ले आई है। अदरवाइज अगर आप देखें तो ये भी कारण है कि आपने याकूब मेमन की फांसी पे ये मुद्दा उठाया और उसको कांग्रेस एक्सप्लेन ये कर रहा कि भाई वो गांधी के पोते की वजह से वो अहिंसा के पुजारी हैं। अगर अहिंसा के पुजारी थे तो बहुत लोगों को फांसी हुई थी, आप किसी के मामले में उठाते और अच्छा खासा कैंपेन करते। जब याकूब मेमन को फांसी होती है, जो कि गुनाहगार किन चीजों का है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, दुनिया जानती है, तब आप जब ये मुद्दा उठाते हैं तो इसका पर्पस कुछ और होता है। ये शिवसेना और बड़ा वर्ग है जो कि ये पूछ रहा है गोपाल गांधी। तो कांग्रेस का जो डिफेंस है वो बड़ा ही हल्का डिफेंस है कि साहब ये तो अहिंसा के पुजारी है इसलिए फांसी के खिलाफ थे। अगर आप फांसी के खिलाफ है तो कैंपेन कीजिए, रिट दायर कीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि फांसी एबॉलिश हो, वो एक अलग केस है। लेकिन जब याकूब मेमन को फांसी दी जाती है तब आप जब करते हैं तो आपके कंडक्ट को कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, पब्लिक परसेप्शन में क्वेश्चन में लाया जाता है। जी, एनके सिंह जी हमारे साथ बने रहिए। बात करेंगे आनंद प्रकाश पांडे से। आनंद, अगर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गांधी की, उनके साथ कौन कौन लोग पहुंचेंगे और किस तरह से उनकी एकजुटता को दिखाया जाएगा, जैसे कि मीरा कुमार के दौरान दिखाया गया था? जी देखिए, हालांकि विपक्ष की भी ये कोशिश है संदेश ये देने की कि भले लाख दावे एनडीए की तरफ से किए जाए, लेकिन विपक्ष जो है एकजुट है। जो 18 पार्टीज का जो जिक्र किया जा रहा था वो सब एकजुट है। तो लिहाजा इस मौके पर जो तैयारी है विपक्ष की, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ जो तमाम विपक्षी दल हैं, उन सब के बड़े नेताओं की इस मौके पर मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की जा रही विपक्ष के तौर से। और यही वजह है कि आज सुबह 10 बजे संसद में कांग्रेस की एक बैठक भी हुई जिसमें ये तय किया गया और ये इंश्योर किया गया कि जो भी बड़े नेता हैं विपक्ष के वो इस मौके पर मौजूद रहे, ताकि जो बार बार एक मैसेज दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि विपक्ष में हमने सेंध लगा दी है, भले वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ऐसे मैसेजों को काटा जा सके। आनंद, सबसे बड़ी बात यही है कि बताया, खबर ये आई है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कई स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों से बात की, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी है। तो आज जो गोपाल कृष्ण गांधी के साथ जो लोग जाएंगे, तमाम नेता जाएंगे, क्या उसमें जेडीयू के नेता भी शामिल होने जा रहे हैं? जी देखिए, कल तक जेडीयू का यही कहना था कि हम गोपाल कृष्ण गांधी को समर्थन करेंगे। हालांकि कल जैसे ही वेंकैया नायडू का नाम तय हुआ, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की, शरद पवार से बात की और उसके साथ साथ बाकी जो राज्यों के मुख्यमंत्री उनसे भी बात की। लेकिन उन सभी पार्टीज को अभी फैसला करना है। हालांकि जेडीयू पहले ये कह चुका है कि हम गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का समर्थन करेंगे, लेकिन एक आखिरी कोशिश और की जा रही है एनडीए की तरफ से कि उनके सांसदों को भी अपने कुनबे में लाया जा सके, कम से कम उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। लेकिन इस बात की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। जी, एनके सिंह जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वो समर्थन करेंगे यूपीए के कैंडिडेट का, आपको क्या लगता है कि इस बार कहीं बदलना जाए जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के दौरान देखा गया? नहीं, बहुत सीधी सी बात है कि लालू का केस जिस तरह चल रहा है उसमें दोनों के बीच में मतभेद काफी हो गए हैं। ऐसे में ये कहना कि नहीं हम अभी भी इन फोर्सेस के साथ रहेंगे, थोड़ा दूर की बात है। लेकिन उसमें नीतीश यही करेंगे कि धीरे से ये मैसेज चला जाएगा कि आप कॉन्शियंस से वोट करें, अपने विवेक से वोट करें, मताधिकार का प्रयोग विवेक से करें। ये मैसेज चला जाएगा, मैसेज समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि नीतीश अब गोपाल गांधी के लिए वोट कराएंगे। ये दूरी बहुत हो गई है और उस दूरी के बाद अब संभव नहीं है कि नीतीश कुमार वापस कांग्रेस के साथ रुक के और अपने उनको कहे कि भाई राष्ट्रपति में तो तुमने उनको दिया है बीजेपी के कैंडिडेट को और यहां पे इसको दो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे एमपीज इनकी बात माने भी। तो मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू से कोई दिक्कत है। जो साउथ इंडियन पार्टीज है वो आपके साथ पूरी तरह आ गई हैं और वो आई हैं, लिहाजा बहुत आसान हो गया है वेंकैया नायडू का जीतना। हालांकि कांग्रेस को अगर ये करना था तो ये काफी पहले करना शुरू कर देना चाहिए था, कंसोलिडेशन। वो कंसोलिडेशन मिल नहीं रहा है और कांग्रेस को लेके जो छोटी पार्टियां हैं, जो इनके फोर्सेस हैं, वो बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं है। तो मुझे लगता है कि वेंकैया का मैनिपुलेटिव पावर जो है, जो चीजों को, क्राइसिस को मैनेज करते हैं, वो व्यक्तिगत पावर बहुत बड़ा है जिससे कि ये मैनेज हो जाएगा। एनके सिंह जी, आप जैसा बता रहे थे कि आपका काफी अनुभव रहा है, वेंकैया नायडू के साथ आपकी मुलाकात भी रही है। ये भी कहा जा रहा है, खबर आ भी रही है कि वेंकैया नायडू नहीं चाहते थे कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर जाए, लेकिन अब उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर जाना पड़ेगा।
देखिए, वैसे आपने ये बात सही है, मैं करीब 2 दशक से उनसे काफी डीप इंटरेक्शन रहा है, क्योंकि बाय चांस मैं रिप्रेजेंट करता था एक साउथ इंडियन ग्रुप को, तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ये प्रिवेल किया मोदी जी ने। और प्रिवेल किया तो एक चीज है कि आने वाले दिनों में वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई काम नहीं होता है, भारत के संविधान में वाइस प्रेसिडेंट के पास अपना कोई काम नहीं होता है, जो पदेन काम होता है वो होता है सभापति के रूप में राज्यसभा को मैनेज करना। एक ऐसी राज्यसभा जिसमें विपक्ष का बोलबाला है, विपक्ष का वर्चस्व है, विपक्ष का बहुमत है, इसको मैनेज करना दरअसल ये कांटों का ताज है, बेहद मुश्किल काम है। और चूंकि ये किसी न किसी को करना ही था, अन्य कोई कर नहीं सकता था, तो आने वाले दिनों में जो वेंकैया का कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत बड़ा होगा अगर वो मैनेज कर लेते हैं। और धीरे धीरे मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वेंकैया इसके एक्सपर्ट है। साउथ इंडिया की पार्टीज जो है, और बाकी छोड़िए, नॉर्थ इंडिया में आज आपके पास 2 बड़ी पार्टियां हैं, मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी, और मायावती की पार्टी इस तरफ, जेडीयू बिहार में, या छोटी मोटी इस तरह की पार्टियां। इनको मैनेज करना वेंकैया के लिए बहुत आसान होगा। तब आप 2019 के चुनाव में पाएंगे कि कांग्रेस का जो यूपीए है वो काफी कम हो गया है, और वो सारी की सारी पार्टियां बीजेपी की तरफ आ गई हैं, डीए की तरफ आ गई हैं। मेरे ख्याल से यही ब्रीफिंग है वेंकैया की कि ये अगले 2 साल में करके वो मुकम्मल कराए, ताकि चुनाव आते आते ये छोटी पार्टियां भी बीजेपी के साथ आ जाए। यानी बेसिकली यही बात और सामने आ रही है। मुख्य बात यही है कि राज्यसभा में जो फ्लोर मैनेजमेंट कर रहा है वो वेंकैया नायडू बहुत बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो हुनर है। एनके सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आनंद, आपका भी शुक्रिया।